वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स। सो आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और वैसे ही जैसे क्लास 11 के लिए एक सीरीज़ का आगाज़ किया था हमने, उसी तरीके से क्लास 12 के लिए भी ये सीरीज़ है। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में। ये क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है जो आपको मोस्ट ऑफ द 50% सिलेबस में मिलता है। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग किसे कहते हैं? सर, ये एक तरह का बिजनेस है जहाँ पे ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज दो से ज़्यादा लोग करते हैं। इंडिया में पार्टनरशिप का एक एक्ट है जिसको फॉलो करते हुए पार्टनरशिप अकाउंटिंग किया जाता है। तो आज के वीडियो में थ्योरीज रिलेटेड टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम लोगों को जानना होगा व्हाट इज़ पार्टनरशिप। जैसे कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जानते हो कि एक अकेला बंदा बिजनेस करता है, ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज करता है, तो जाहिर सी बात है उसका मैनेजरल एबिलिटी, उसका कैपिटल बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और जो आज का कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो बिज़नेस हो रहा है वो एक एक्सपेंडेबल लेवल पे किया जा रहा है, जिसके लिए आपको लोगों का दरकार पड़ता है ताकि आप मैनेजमेंट फंक्शंस कोई और कर रहे हो या फिर कस्टमर्स के साथ डील कुछ और कोई और कर रहे हो, परचेजमेंट का मैनेजमेंट कोई और करे। इस तरीके से एक पार्टनरशिप को लाया गया ताकि ज़्यादा लोग जब आएंगे तो नंबर 1 ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा, नंबर 2 मैनेजरल एबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि माइंड्स बहुत ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लोग जो है वो आपका ब्रॉडर सोच पाएंगे। तो ये पार्टनरशिप एक तरह का बिजनेस जो रन किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो अब हम लोग डेफिनेशन जानेंगे और फीचर्स जानेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। सर, डेफिनेशन जनरली एक पार्टनरशिप एक रिलेशन है जिसमें लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग एग्री करते हैं बिजनेस का प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, कैरिड बाय ऑल, हर कोई मिलकर के बिजनेस चलाएगा, एक्टिंग फॉर ऑल। अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में। सबसे पहले अगर फीचर्स में जाइएगा तो नंबर 1 इज एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हर पार्टनरशिप बिजनेस में एग्रीमेंट ज़रूरी है। जब एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में तो वो एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट कैन बी रिटन, एग्रीमेंट कैन बी ओरली। फिर आता है बिजनेस। तो कोई भी पार्टनरशिप जब फॉर्म होगा वो एक बिजनेस के लिए होगा। जैसे लॉफुल बिजनेस, किसी भी तरीके का गलत काम के लिए एक पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म नहीं किया जाता है। सारी लीगल एक्टिविटीज़ के लिए ही पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म किया जा सकता है। फिर आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट को शेयर किया जाता है अमंग पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर आता है आपका म्यूचुअल एजेंसीज। हर पार्टनर जो है एक दूसरे के लिए काम करता है, मतलब एक पार्टनर पूरे के पूरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरीके के एग्रीमेंट होते वक्त। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, जनरली आप लोग पढ़ते आए होंगे कि मिनिमम 2 पार्टनर्स का दरकार होता है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए और मैक्सिमम 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस एंड 20 फॉर नॉन बैंकिंग बिजनेस। लेकिन कंपनी रूल 2014 के हिसाब से पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम 50 पर्सन्स कैन मेक अ बिजनेस। फिर आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर, ये पार्टनरशिप इसलिए लाया गया बिकॉज नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या था कि लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड, तो पार्टनर्स को प्रॉब्लम होता था क्योंकि अगर कोई भी नुकसान होता था पार्टनर्स को तो उनका पर्सनल स्टेट, मतलब उनका पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवरी कर लेते थे क्रेडिटर्स लोग। इसलिए इंडिया में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लाया गया जो 2008 में लाया गया था, जो बहुत ही डिफरेंट है पार्टनरशिप अकाउंटिंग से, पार्टनरशिप बिजनेस से। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है आरओसी में।
वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में लायबिलिटीज़ आर अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में नाम ही लिखा हुआ है लिमिटेड है, तो लायबिलिटीज़ आर लिमिटेड। डिफरेंस देखा जाएगा तो और भी है, पार्टनरशिप में आपका मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। अब आ जाइए पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई पार्टनरशिप होता है तो एक एग्रीमेंट होता है, दैट इज पार्टनरशिप डीड, जो म्यूचुअली एग्री किया जाता है बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स टू रन अ बिजनेस। तो रिलेशन पार्टनर्स के एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो मे बी पार्टनर्स के बीच में झमेला हो जाए रिलेटेड टू प्रॉफिट, या फिर रिलेटेड टू इंटरेस्ट, या फिर रिलेटेड टू सैलरी। तो एक डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, उसके लिए हम लोग पहले से पार्टनरशिप डीड को फॉर्म कर लेते हैं। वैसे पार्टनरशिप डीड में होता क्या है? सबसे पहला, नेम ऑफ द फर्म्स एंड द पार्टनर्स। जो पार्टनर मिलकर के फर्म बनाएंगे उनका फर्म का नाम और पार्टनर्स का भी नाम। कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कब से चालू हो रहा है और कब तक चलेगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स बन रहे हैं वो कितना कैपिटल लेकर के आएंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज ड्राइंग, मतलब कितने पार्टनर्स को परमिशन मिले, पार्टनर्स को कितना ड्राइंग्स करने का परमिशन मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, वो भी लिखा होगा। रेशियो ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो भी लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होता है तो ये इक्वली पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी इसमें डीड में होता है। किसी भी तरीके का वेरिएशन राइट्स में, किसी भी ड्यूटीज़ में अगर लाना है तो वो भी आपका डीड में लिखा होता है। गुडविल का कैलकुलेशन, इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा गुडविल, ये भी डीड में पहले से बताया दिया जाता है। आपके एडमिशन के वक्त, रिटायरमेंट के वक्त या फिर डेथ के वक्त में गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा सब बता दिया जाता है। फिर लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर के बीच में एक कंगाल हो जाता है तो अगर उसका पार्ट ऑफ लॉस को कैसे शेयर किया जाएगा वो भी पहले से बता दिया जाता है। इवन एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है और ऑडिटिंग कैसे कराना है। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड नहीं किया हुआ पार्टनर्स के बीच में, तो आप लोग क्या क्या कंसिडर करोगे। नंबर 1, नो पार्टनर हैज़ द राइट टू द सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगा। नंबर 2, नो पार्टनर हैज़ द राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो पार्टनर हैज़ अ राइट टू कमीशन, नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, बट interest on partners loan shall be provided at the rate of 6% per annum। ये अगर नहीं भी लिखा होता है एग्रीमेंट में तो हमें करना होता है। फिर उसके बाद प्रॉफिट और लॉस, जो एग्रीमेंट नहीं होता है उसको शेयर किया जाता है इक्वली। पावर्स ऑफ अ पार्टनर, आखिर जब पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो पार्टनर्स के पास क्या क्या पावर है। सबसे पहला, पार्टनर्स गुड्स को खरीद सकता है बिजनेस के बिहाफ में और गुड्स को सेल कर सकता है। दूसरा, पार्टनर्स फर्म के बिहाफ में रिसिप्ट बना भी सकता है, फर्म के बिहाफ में कहीं से रिसिप्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है। पार्टनर्स फर्म के बिहाफ में चेक को ड्रॉ कर सकता है, पार्टनर्स फर्म के बिहाफ में लोन ले सकता है, या पार्टनर्स कोई भी सर्विस या बिजनेस एक्टिविटीज़ फर्म के बिहाफ में कर सकता है। अब हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग के बारे में इन पार्टनरशिप बिजनेस। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनरली हम लोग अकाउंटिंग जब करते हैं तो जब अकाउंटिंग को फाइनलाइज किया जाता है तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाया जाता है। पार्टनरशिप में भी यही होता है।
बट कुछ एक्स्ट्रा बीच में आ गया है, वो है एक पीएल एप्रोप्रिएशन और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना। ये भी बहुत इजी होता है, अगर आपको नॉलेज है अकाउंटिंग का, जर्नल एंट्रीज के बारे में पता है तो ये एकदम आराम से आप बना सकते हो। जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में अगर जानिएगा तो इट इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते थे, वहाँ नेट प्रॉफिट आता था, फिर नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन जब पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो पीएल में जो नेट प्रॉफिट आएगा वो पीएल एप्रो में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग पार्टनर्स का जो पार्ट होगा या पार्टनर्स जो एग्री किया होगा वो चीज़ को बांट के उसके बाद हम लोग पीएल को प्रॉफिट को शेयर कर देते हैं अमंग द पार्टनर्स, फिर अल्टीमेटली वो ट्रांसफ़र हो जाता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। तो व्हाट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? सबसे पहला चीज, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। सर नॉमिनल अकाउंट इन द सेंस कि यहाँ पे सारा पार्टनर्स से रिलेटेड जो पार्टनर्स के लिए इनकम होता है वो फर्म के लिए खर्चा, और जो फर्म के लिए इनकम होता है वो पार्टनर्स के नज़रिए से खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इट इज इनकम ऑफ अ पार्टनर, सॉरी इट इज इनकम ऑफ अ फर्म। अगर आप देखोगे पीएल जब बनाते थे तो सारा का सारा इनकम बाई साइड में हम लोग लिखते थे, तो वैसे ही पीएल एप्रो में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई साइड में आएगा, जो पार्टनर्स का ड्राइंग्स होगा वो डाल देंगे। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर्स के लिए कमाई है। तो अगर फर्म के नज़रिए से हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो आपका डेबिट साइड में आएगा, जैसे पीएल में सारा खर्चा आता था डेबिट साइड में, वैसे ही टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेस्पेक्टिव पार्टनर्स को कैपिटल का इंटरेस्ट दे देंगे। वैसे ही सैलरीज हुआ, वैसे ही कमीशन हुआ, किसी भी तरीके का रेम्यूनरेशन हुआ, वो सब कुछ हम लोग वहाँ पे बांट देते हैं। फिर आता है आपका ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है, बिकॉज आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ पार्ट को हम लोग पहले से रिजर्व में रखना चाहते हैं फॉर एनी फ्यूचर कंटिजेंसीज, तो वो अलग से सेपरेटली शो कर दिया जाता है। बेसिकली आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करोगे, एक एक आइटम्स का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो डिटेल में एक एक को करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बात हो चुका है कि अगर पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं है सम्स में तो एट द रेट ऑफ 6% हम लोग दे देंगे और उसको नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत इजी होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है कैपिटल जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है या कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है उस हिसाब से। और अगर परमानेंट विड्रॉवल और एडिशन ऑफ कैपिटल होता है तो उस पर भी हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का आता है सैलरीज। सैलरीज जो है पार्टनर्स अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं या किसी भी तरीके का एक एज एन एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं या एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं तो पार्टनर्स को सैलरी पे किया जाता है या रेम्यूनरेशन पे किया जाता है। फिर आता है पार्टनर्स कमीशन। अगर पार्टनर बेहतर तरीके से काम कर रहा है, पार्टनर सेल ज़्यादा कर रहा है, पार्टनर कस्टमर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो उसको एक पार्ट आउट ऑफ प्रॉफिट या सेल्स का या टर्नओवर का एक परसेंटेज उसको दिया जाएगा ताकि वो पार्टनरशिप फर्म के लिए और ज़्यादा मेहनत करे, तो कमीशन भी दिया जाता है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जो पार्टनर्स का बैलेंस को कम कर देता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बहुत सारा आपको टाइप मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अगर आप जानिएगा तो उसमें आपको बहुत तरीके से ड्राइंग्स करते हुए पार्टनर्स नज़र आएंगे और उसी बेसिस में हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे ड्यूरिंग द ईयर अगर बोला जाता है तो इंटरेस्ट रेट चार्ज करके उस पर हाफ ईयरली का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। फिर उसके बाद अगर आपको मंथली के हिसाब से बोलेगा तो 3 तरीके का होगा। एक होगा आपका एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, फिर होगा आपका एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, फिर होगा आपका एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सब के लिए एक फॉर्मूला है। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है
तो फॉर्मूला हो जाता है टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज ऑफ रेट इंटू 6.5/12। एट द मिडल ऑफ ईच मंथ है तो टोटल ड्राइंग इंटू 6/12 इंटू रेट परसेंटेज, इंटरेस्ट रेट परसेंटेज। और अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो टोटल ड्राइंग इंटू 5.5/12 इंटू रेट परसेंटेज। इस तरीके से हम लोग एट मंथली हिसाब से कैलकुलेट करते हैं टोटल ड्राइंग को। तो सर ये जो 6.5 है या 6 है या 5.5 है, ये याद करने के लिए दरकार नहीं है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता है तो जो ये 6.5 6 और 5.5 आया है, इट इज़ द एवरेज ऑफ द मंथ। कैसे? अगर देखा जाए तो आपको देखना होगा कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जब विड्रॉल हुआ है तो सबसे पहला विड्रॉल 1 जनवरी को हुआ होगा, फिर 1 फेब, फिर 1 मार्च, 1 अप्रैल, ऐसे करते हुए 1 दिसंबर तक हुआ होगा। तो आपको ये देखना है कि हर ड्राइंग कितना दिन तक आउटस्टैंडिंग रहा, बिजनेस से बाहर रहा। तो सबसे पहले जनवरी वाला 12 महीना, फिर फरवरी वाले 11 महीना, 12, 11, 10 सबको प्लस करेंगे अप टू 1 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आप देखोगे 6.5 एवरेज आएगा। ये आपका एवरेज होता है। वैसे ही आप मिडिल ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर का निकाल सकते हो। फिर एक और तरीका है ये याद रखने का कि कभी भी जब आप 6.5 या 5.5 या 6 निकालते हो तो वो एक छोटा सा फॉर्मूला है, आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ फर्स्ट विड्रॉल प्लस आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाई 2। इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि आपका एवरेज कौन सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए एट द एंड ऑफ ईच मंथ वाला को, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ लेंगे तो सबसे पहला 31 जनवरी को लेंगे, उसका आउटस्टैंडिंग पीरियड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 11 मंथ होगा, और लास्ट विड्रॉल का आउटस्टैंडिंग पीरियड कैलकुलेट करोगे तो 0 मंथ होगा। फॉर्मूले के हिसाब से 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 5.5 आएगा। ये हो गया। वैसे ही आप क्वार्टरली का कर सकते हो। क्वार्टरली में अगर आप जाओगे तो क्वार्टरली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। क्वार्टर का भी नियम वही है, फॉर्मूला जो आपको बताए हैं, आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ फर्स्ट विड्रॉल प्लस आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाई 2 कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा फॉर्मूला का। इसमें जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट परसेंटेज इंटू 7.5/12। इसको भी आप उसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। टोटल एक साल में 4 क्वार्टर होगा और सबसे पहला जो विड्रॉल हुआ होगा वो 1 जनवरी को हुआ होगा, सबसे लास्ट जो विड्रॉल हुआ होगा वो 1 अक्टूबर को हुआ होगा। तो जो 1 जनवरी वाला वो आउटस्टैंडिंग पीरियड है 12 मंथ का, 1 अक्टूबर वाला 3 मंथ का, 12 + 3 15 डिवाइड बाई 2 7.5 आ जाएगा। फिर वैसे ही आपका एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का आप निकाल लोगे तो सबसे पहला विड्रॉल हुआ होगा तो 31 मार्च को हुआ होगा, सबसे लास्ट विड्रॉल हुआ होगा तो वो 31 दिसंबर को हुआ होगा। तो जो 31 मार्च को हुआ होगा उसका आउटस्टैंडिंग पीरियड देखा जाए तो 9 मंथ्स है, और 31 दिसंबर को जो विड्रॉल हुआ होगा उसका आउटस्टैंडिंग पीरियड 0 मंथ्स है। 9 + 0 डिवाइड बाई 2 4.5/12 ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हो जाएगा। वैसे ही आप अगर कमीशन के बारे में जानते होगे तो कमीशन भी कंफ्यूज करता है बच्चों को करते वक्त। कमीशन कैलकुलेट वाइल कैलकुलेटिंग कमीशन, आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। कमीशन 2 तरीके से दिया जाता है, एक ऑन नेट प्रॉफिट, दूसरा ऑन सेल्स और टर्नओवर। जब आपके पास सेल्स प्रोवाइडेड है और रेट प्रोवाइडेड है कमीशन का, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आप दे सकते हो कमीशन। जब आपके पास नेट प्रॉफिट पे बोला गया तो उसके अंदर फिर 2 कंडीशन है। एक आपका डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे बोल देगा, जो आपका नेट प्रॉफिट पीएल से आया था उसका एक रेट बता देगा, उस पे देंगे, या फिर आपको नेट प्रॉफिट में से सारा आइटम्स जो पीएल एप्रो में था उसको एडजस्ट करके उस पे निकाल के, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे निकालने बोल सकता है। इसमें फिर आता है एक कंसेप्ट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये भी बहुत इजी होता है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब जो प्रॉफिट है उसमें माना जाता है कि आपका खुद का प्रॉफिट और कमीशन भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, रेट डिवाइडेड बाय 100 + रेट।
और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट पे भी हो सकता है। वो जैसा क्वेश्चन देगा उस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट कर लेना है, कमीशन निकल जाएगा। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट को बांटा जाता है या शेयर ऑफ प्रॉफिट किया जाता है, पीएल एप्रो में जो आता है वो पार्टनर्स लोगों को दे दिया जाता है प्रोवाइडेड सम्स में, जैसा आपका रेट शेयरिंग रेशियो होगा। नहीं होने से इक्वली बांट दिया जाता है, लॉस होने से बाई साइड में, प्रॉफिट होने से टू साइड में।